नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ, गणित विषय में कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने सीडीपी के जो प्रश्न पूछे गए थे देखे थे, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि 10 रुपए दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे थे। सेम इस टाइप वाले प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और मैंने आपसे कहा था ऐसा एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। और करने का तरीका क्या था, 10 रुपए में कितना कह रहा है, दर्जन की दर से, यानी कि 10 रुपए में कितने केले, तो 12 केले। और फिर कह रहा है कि खरीद कर, यानी कि ये क्या है, ये खरीद है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। फिर 12 रुपए के 10 केले की दर से बेचा जाता है, तो रुपए के नीचे रुपए, 12 रुपए, और कितने केले, तो 10 केले। और ये क्या है, बेच रहा है, यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपसे मैंने कहा है कि जो वस्तुएं होती हैं उनको आप बराबर कर लीजिए, बस फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होगा। तो आपको 12 और 10 को अगर बराबर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, 12 पंचे 60 होता है, तो 5 से गुणा कर दीजिए। और 10 को 60 बनाने के लिए 6 से गुणा कर दीजिए। और ये जो गुणा होगा ये पूरे जो समीकरण है उससे होगा। तो 5 को जब इधर गुणा करेंगे तो 50 रुपए में 60 केले आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस रहेगी। और इधर गुणा करेंगे तो 12 छक्के जो है आपका 72 रुपए में जो है वो 60 केले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर केले बराबर हो गए, यानी वस्तुएं आपकी बराबर हो गई। अब कॉस्ट प्राइस आपको पता है 50 रुपए, सेलिंग प्राइस पता है 72, यानी कोई चीज़ अगर आप 50 रुपए की खरीद कर 72 रुपए में बेच रहे हैं तो आपको लाभ परसेंट पूछा गया है। तो कितना लाभ हो रहा है, 50 और 72 में डिफरेंस, तो आप कहेंगे 22 रुपए का लाभ हो रहा है। और लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, कॉस्ट प्राइस आपका 50 है और गुणे में जो है आपका 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, 50 एक नम 50, 50 दूना 100, 22 दूना कितना होता है, 44 होता है। तो 44% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि तीसरा वाला आपको यहाँ पर दे रखा था। इसी का एक तरीका ये भी होता है, इन्हीं को ही लिखकर तिर्यक मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 जो है वो कम है, तो वो संख्या आपको बतानी है। तो प्रश्न में जैसे लिखा है वैसे ही सेम हमको चलना है। किसी संख्या का 30% है तो संख्या हम मान लेते हैं एक्स, उसका 30% यानी एक्स गुणे 30/100। किसी संख्या का 30%, उस संख्या के 3/4, तो संख्या का 3/4 क्या होगा, एक्स गुणे 3/4, 3/4। और कह रहा है इससे जो है ये 63 जो है वो कम है। तो ये जो है कम है, यानी कि आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, तीनों दोनों अलग अलग निकाल लें, यानी जब गुणा कर देंगे तो 3x/4 हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 यानी 3x/10 हो जाएगा ये आपका, इस टाइप से। अब आपका जो बाद वाली संख्या है ये, और पहले वाली संख्या जो है ये, इनमें डिफरेंस जो है वो 63 जो है इसके बराबर होगा। कुछ इस प्रकार समझिए, 3x/4 माइनस 3x/10 और बराबर होगा आपके 63 के। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है संख्या का जो 30% है ये वाला, ये उसी संख्या के 3/4 से 63 कम है। तो कम का मतलब है उसी में से हमने डिफरेंस निकाल लिया, उसी में घटा दिया, आपका 63 के बराबर जो है वो आ जाएगा। इस चीज को ऐसे भी समझिए कि अगर यहाँ पर 63 ना होता, यहाँ पर कहता 10 कम है, तो बाद वाली जो संख्या होती वो आपकी 20 होती, पहले वाली संख्या 30 होती है। तब हम कहते कि कोई संख्या है जिसका जो है 30% यानी कि 20, उसी संख्या के 3/4 बाई चांस मान लीजिए 30 आ रहा है, तो उसी संख्या के 3/4 से 63 कम है। तो जो कम है वो कौन है, वो 20 है। तो हम अगर इसका डिफरेंस निकाल लें तो जितने के बराबर प्रश्न में कह रहा है वो आ जाएगा। वही यहाँ पर जो है वो किया गया है। अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 4 और 10 का, तो आपका एलसीएम आएगा 20। 4 5 जा 20 होता है, 5 3 जा 15 यानी 15x आ जाएगा, माइनस 10 2 जा 20 होता है, 2 3 जा 6 यानी यहाँ पर 6x आ जाएगा। ये किसके बराबर होगा, 63 के बराबर होगा। 15x में से 6x घटाएंगे तो आपका 9x बचेगा। तो यहाँ पर आपका कितना आएगा, आपका 9x जो है वो बचेगा। 9x और बटे में 20, तो आप इसको 9 को 63 से काट भी सकते हैं। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 होता है, इस टाइप से काट सकते हैं। अब 20 को 7 से अगर गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है, यानी x का मान कितना आएगा, 140 आएगा, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन में दे भी रखा है, यही आपका सही हो जाएगा।
तो एक तो ये तरीका हो गया जब आप इसे x मान के कर सकते हैं। एक तरीका ये भी हो सकता है आप इसे ऑप्शन से कर लें। ऑप्शन से करने के लिए क्या है, इन्हीं ऑप्शन का आपको 30% और 3/4 निकालना होगा और दोनों जो निकल के आएँगे वो आप देखेंगे क्या उन दोनों में डिफरेंस 63 का है। जैसे अगर 140 को ही आप देखेंगे तो 140 का 30% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 140 गुणे 30 बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा तो 14 तिया आपका आएगा और 14 तिया कितना होता है, तो 14 तिया होता है 42, तो 42 आ जाएगा। फिर आपका उसी का 3/4 निकालना है, यानी कि 140 का ही आप 3/4 निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 4 से इसे काट सकते हैं 140 को, तो 4 तिया 12, 2 उधर जाएगा तो 4 5 जा 20, 35 गुणे 3 आएगा और 35 गुणे 3 आपका होता है 105। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या 63 का है? बिल्कुल है, आप देख लीजिए घटा के। तो इस तरीके से भी आप जो है इस प्रश्न को कर सकते हैं, यदि आपको एक्स वाला तरीका ना समझ आए। और ऑप्शन को ऐसे चेक कर लेंगे, आप देख लेंगे किसमें जो है 63 डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो सब ऑप्शन कट जाएँगे और बाकी जिसमें आ रहा है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या। इस तरीके के जब भी प्रश्न आए, आपको एमडीएच याद रखना है। एमडीएच जानते हैं मसाले होते हैं, एमडीएच। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर देखिए एम जो है ये हो गया मेन, यानी कि जितने भी वहाँ पर मजदूर दे रखे हों, आदमी दे रखे हों, उसकी जगह एम की जगह रखेंगे। डी जो है उसकी जगह है दिन, तो यहाँ पर समय जैसे यहाँ पर 48 घंटे दे रखा है, तो उसकी जगह हम दिन की जगह रख देंगे। एच में क्या है, यानी अगर आपको दिन के रूप में रखना है तब, वैसे तो आपको जो घंटे हैं, ये आपको एच की जगह रखने हैं। एच मतलब आवर होता है तो उसकी जगह रखना है और दिन की जगह 3 दिन में करते हैं, 2 दिन में, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर केवल एम और एच दे रखा है तो हम केवल वही लेंगे, यानी कि M1, उसको D1 के फॉर्म में भी नॉर्मली लिख दिया जाता है, कोई ऐसा वो नहीं है। M1 D1 बराबर M2 D2, इस टाइप से। और यहाँ पर m की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 15 मजदूर हैं, एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं, बराबर m2 क्या है, निकालना है, कह रहा है ना आवश्यक मजदूरों की संख्या। तो m2 जो है हमें निकालना है और d2 क्या है 30 घंटे में, बस इसको m2 को निकाल लेंगे, आराम से आप कर लेंगे। ये 30 जो है ये किस में आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 होता है। 2 से 48 को काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, यानी 24 आपका यहाँ से आंसर जो है वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वह न्यूनतम संख्या जिसके लिए 324x 342 11 से जो है वो विभाज्य होगा। तो विभाज्यता के नियम सारे मैंने आपको एक-एक बताए थे कि इसमें जब भी आपको 11 से विभाज्यता चेक करना है, तो सम अंक और विषम अंक इनका जो डिफरेंस होता है, वो आपको देखना होता है कि वो 11 से डिविजिबल है या तो फिर 0 आ जाए, 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में जो है आपका ये मान्य होगा कि 11 से वो विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 है, मतलब पहले नंबर पर जो है 2 आ रहा है, फिर तीसरे नंबर वाला 3 लेना है, उसके बाद 5वें नंबर वाला 2 लेना है। नहीं, बीच में x भी है, 2 नहीं, 2 से पहले 4 आएगा, इसको लेना है और उसके बाद लास्ट में 3 लेना है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, ये ले लिया आपने विषम अंक, यानी विषम संख्या, विषम स्थानों पर आने वाली जो संख्या है वो। इसका डिफरेंस बचे आपके कौन से, 4 बचा है, उसके बाद आपका x है और 2 है। तो 4 प्लस x प्लस 2, इस x की जगह आपको बताना है क्या आएगा। तो सबसे पहले तो जोड़ेंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर 12 आएगा, माइनस यहाँ जोड़ेंगे तो 6 प्लस x आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 6 प्लस x। अब x की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए जिससे कि आपका जो टोटल वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो ज़ाहिर-सी बात है जब आप 6 रखेंगे, 6 और 6 12 होगा, तभी वो 12 में से वो घटेगा, तभी वो शून्य होगा, तभी वो 11 से विभाज्य है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है वो 11 से विभाज्य है। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, यही प्रश्न में पूछा गया था x का न्यूनतम मान क्या होगा, 6 होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से 6 प्लस 6 करेंगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर अगर आप 12 रख लेंगे, तो 12 में से 12 घटाएँगे 0 हो जाएगा और 0 ये दर्शा रहा है कि आपका जो 11 से विभाज्य है ये संख्या है। तो x की जगह न्यूनतम मान क्या आएगा, 6 आएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम
बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा? तो इसमें से ऑप्शन जो है आपका वृत्त की त्रिज्या, वृत्त पर जो है निर्भर नहीं करेगा, ये वाला होना चाहिए, क्योंकि जो और ऑप्शन दे रखे हैं उससे कोई मैच नहीं करेगा। कैसे करेंगे इसको, ऐसे भी थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले हम एक वृत्त बना देते हैं, और इसके अंदर कह रहा है वृत्त, और उसके अंदर बनने वाला अधिकतम बड़े वर्ग। तो वर्ग हम इसके अंदर अगर बनाएंगे तो अधिकतम जो है वो इस टाइप से बन सकता है। ये अंदर वर्ग हो गया। अब बीच में अगर आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा व्यास। चाहे आप इधर से बना के दर्शा भी सकते हैं। अब यहाँ पर हम ABCD के फॉर्म में इसको मान लेते हैं। जैसे कि हम इसको, ये आपका A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, और इसको D मान लेते हैं। ये जो वर्ग की भुजाएं हैं इसको हम सेंटीमीटर में A सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा यानी A स्क्वायर हम करते हैं ना, इसीलिए हम इन चारों को भी A मान लेते हैं। अब हम करेंगे क्या, हमें क्या करना है कि ये जो CAB, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, और AC का जो मान है वो यहाँ से निकाल लेना है। AC जो है हमारा क्या है, ये आपका इस अंदर बने जो वर्ग है उसके लिए विकर्ण हो जाएगा। और हम जानते हैं, विकर्ण कह लीजिए या कर्ण कह लीजिए, कर्ण हो जाएगा। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या आपका होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब आपका BC है जो कि आपने A माना है, यानी A का स्क्वायर प्लस, और इसी प्रकार आधार आपका A माना है वो भी A का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2A स्क्वायर जो है वो आएगी। अब AC निकालेंगे तो ये जो 2 है, यानी स्क्वायर लगाए उधर जाकर रूट में लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो रूट 2 है वो बचेगा आपका, 2 जो है उस पर जब आप लगाएंगे वर्गमूल तो आपका यहाँ से बाहर क्या निकल कर आएगा, रूट 2 आएगा, और A स्क्वायर है तो केवल A बचेगा, इतना आपका बचेगा। अब यहाँ से आपको AC की वैल्यू पता चल गई, जो कि आपकी क्या थी, जो कि आपकी कर्ण हमने जो है वो मानी है, और यही आपका वृत्त का व्यास भी हो जाएगा। वृत्त का ये व्यास भी हो जाएगा। अब यहीं से अगर त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या आपको इसलिए निकालनी होगी क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दोनों के क्षेत्रफल का, और दोनों का क्षेत्रफल चाहे वृत्त का हो चाहे वर्ग का हो, दोनों के संदर्भ में आपको त्रिज्या की ही जरूरत पड़ती है। तो त्रिज्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो रूट 2 A और बटे में 2, व्यास का आधा होता है त्रिज्या आपका, तो बटे में हमने इसलिए 2 कर दिया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 से जो है इस रूट 2 को काट सकते हैं, 2 से काटेंगे इस रूट 2 को तो बटे में रूट 2 बचेगा, यानी त्रिज्या क्या निकल कर आएगी, A बटे रूट 2 यहाँ से आ जाएगी। तो डायरेक्ट हम लिखे दे रहे हैं त्रिज्या आपकी क्या आएगी, A बटे में रूट 2। अब त्रिज्या यहाँ से पता चल गई। अब आपसे जो प्रश्न में पूछ रहा था कि इनके बीच के क्षेत्रफल का रेशियो बताइए, तो आपका जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो कितना होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है πr²। तो आप लिखिए, हम क्या, अच्छा चित्र को बने रहने देते हैं, यहीं साइड में लिख देते हैं पाई। अच्छा ऐसा करते हैं, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, बाकी आपने समझ तो लिया ही है कहाँ से क्या आया है, इसी के नीचे यहाँ करके दिखा देते हैं। तो आप लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। दोनों का ही रेशियो आपस में पूछा गया है, बराबर। अब पाई ऐसे रहेगा, r², r की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, तो त्रिज्या की वैल्यू हमने निकाली A/√2, तो A/√2 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिखेंगे, तो A/√2 जो है इसका स्क्वायर, और बटे में आपका भुजा का स्क्वायर। भुजा हमने क्या माना है, A, चारों भुजाएं मानी थी ना हमने, तो हम यहाँ पर A मानेंगे। A का स्क्वायर है यानी A का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, A/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ऊपर A² हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका A² हो जाएगा, और रूट 2 बटे में है तो ये आपका 2 हो जाएगा, और टोटल के बटे में आपका जो है A² रहेगा। अब ये A² ऊपर जाएगा तो इस 2 के मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, तो आपका यहाँ से बनेगा क्या, आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, 2 गुणे A² इस टाइप से आपका बनेगा।
अब यहाँ से ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से काट सकते हैं, तो बचा आपका क्या, पाई बटे 2 बचा। तो ये आपस में दोनों में जो है वो संबंध होगा किसका, पाई बटे 2 का, जो कि वृत्त की त्रिज्या से समानुपाती होगा। इससे भी नहीं मैच करेगा, त्रिज्या की बात ही नहीं हो रही है जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं। या फिर भुजा के समानुपाती या फिर विकर्ण के बराबर, तो नहीं मैच कर रहा है अन्य ऑप्शन के आधार पर, तो हम वृत्त पर निर्भर नहीं होगा, इस ऑप्शन के साथ जो है वो बच जाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 102.7 को पी अपॉन क्यू के न्यूनतम रूप में आपको व्यक्त करना है। आप कुछ करना ही नहीं है, क्यू का मान यहाँ पर बताना है। तो 102.7, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे, बटे में आपका 0 बनाएंगे, और पी अपॉन क्यू के रूप में न्यूनतम अगर व्यक्त कर रहे हैं तो इसे आपको और सॉल्व करने का आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ये ऊपर वाली वैल्यू पी के बराबर हो जाएगी, ये नीचे क्यू वाली, और प्रश्न में क्यू का मान पूछा है तो क्यू का मान यहाँ से 10 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो धन कितना होगा। सेम यही प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, दो तरीके से कराया था। एक तो इस 720 रुपये पर निकाल के बताया था, और एक तरीका तब जब आप इस 600 रुपये पर ही निकाल सकते हैं इस 2% को डायरेक्ट। तो आपका 600 रुपये के हिसाब से पीआरटी अपॉन 100 वाला ही फॉर्मूला आप लगाएंगे। जो आर है वो आप 2 रखेंगे, 2%, अगर 2% और होता, देखिए 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 हो रहा था, पर जो ब्याज की दर 2% बढ़ रही है, वो अगर 600 रुपये पर ही हम बढ़ा कर देख लें कितना बढ़ा है, तो जितना भी बढ़ा होगा हम डायरेक्ट 720 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आर हो गया, टी आपका 4 वर्ष, और बटे में आपका 100, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, 6 दूना 12 और 12 चौक 48, तो 48 रुपये आपका और आता। किस कंडीशन में, जब 2% जो है वो ब्याज की दर बढ़ा दी जाती है। आ कितना रहा था, 720 आ रहा था, तो 720 में अगर हम 48 जोड़ दें तो 2% जो बढ़ रहा है वो भी आपका निकल कर आ जाएगा, तो 8 6 768 आएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही है आपका, कोई भी आप दो पूर्णांक लेकर देख सकते हैं। जैसे कोई भी संख्या, एक एक पूर्णांक है, दो एक पूर्णांक है, तो एक और दो जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इस टाइप से कोई भी दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2 करेंगे, आधा आधा आपका जो है एक होता है, तो एक को भी आप 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो आपकी परिमेय संख्या आती है, ये भी आपका सही है। तो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, ये आपका गलत है। थर्ड वाला यहाँ पर सही नहीं है, और प्रश्न में सही नहीं ही पूछा गया था, बस यही आपका सही हो जाएगा। और दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है, बिल्कुल सही है। शून्य को छोड़कर बाकी 1 2 3 गिनती वाली संख्या अनंत तक आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो कोई भी दो संख्या ले लीजिए, 6 5 जोड़ लीजिए, तो आपकी एक प्राकृतिक संख्या ही आपको प्राप्त होगी। ये वाला भी सही है, आंसर आपका 3 जो है वो सही हो जाएगा। कोई भी आप संख्या भी ले सकते हैं, इस थर्ड वाले में अपरिमेय संख्या रूट के फॉर्म में ही हम ले लेते हैं, जैसे कि हमने 5 प्लस रूट 3 हमने ले लिया। अब अगर इसमें आप एक अपरिमेय संख्या ही जोड़े, कह रहे हैं ना दो अपरिमेय संख्याओं का योग, तो जो दूसरी अपरिमेय संख्या लेते हैं हम वो माइनस में ले लेते हैं। वैसे जोड़ना है तो आप ये कर लीजिए कि यहाँ पर एक माइनस में ले लीजिए, मतलब ये 5 माइनस रूट 3, ये आपकी एक अकेली जो है क्या है, ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम इसमें जोड़ दें क्या, रूट 3 प्लस का, और ये भी आपके में अपने आप में पूरी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब इसका जो योग होगा, प्रश्न में वही पॉइंट कह रहा था कि एक अपरिमेय संख्या होगी, आप कहेंगे नहीं, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये रूट 3 प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा, तो आपका केवल 5 बचेगा, और 5 आपकी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 5/1 पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या होती है, ये बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है तो वो संख्या क्या होगी। तो कोई संख्या जो है अपने का 20%, एक तो आप इसे x मान के भी कर सकते हैं, और एक इसे आप जो 20% वैल्यू दे रखी है उसको 80 मान के भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका, एक और तरीका तीसरा ये भी हो सकता है, इसे आप ऑप्शन से कर लीजिए। तो हम ऑप्शन से ही करके बताते हैं। कह रहा है वो संख्या बताइए, कोई संख्या आपने 20% से 60 अधिक है। 20% देखिए 45 का अगर 20% निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 45 गुणे 20/100 निकलेगा, और अगर 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 होता है, यानी 1/5 ही आपको सबका निकालना है, यानी 45 का भी निकालना है, 55 का भी, 65 का भी, 75 का भी। ये आपको समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पर हम डायरेक्ट बटे 5 करके निकाल लें, बगल में लिख दें, तो यहाँ पर अगर 45 का आप निकालेंगे तो 5 9 जा 45 होता है। अब देखिए क्या जो संख्या है
वो अपना जो 20% है, 20% उसका 9 है, उससे 60 अधिक है, क्यों? वो तो संख्या ही 45 है, तो 60 अधिक होने के लिए हमें 55 ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, 45 को चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है और कोशिश कीजिए 65 को भी ना चेक करिए, जो सबसे ज़्यादा नंबर है उसी को चेक करिए, ताकि उसका जो 20% है, उससे वो 60 संख्या ज़्यादा हो सके। फिर भी हम 65 और 75 दोनों को चेक करके दिखा देते हैं। अगर आप इसे 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 इधर जाएगा तो 5 तिया 15। अब देखिए क्या आपका जो 13 है वो 65 से 60 अधिक है, तो आप कहेंगे नहीं यहाँ तो डिफरेंस तो आपका बिल्कुल 60 से बहुत ज़्यादा जो है आप कहेंगे नहीं आएगा, दूर है। 75 का आप निकाल लीजिए 1/5 तो कितना निकलेगा? 5 एक अन्नम 5, 2 उधर जाएगा तो 5 5 जा 25। अब देखिए तो 75 और 15 में क्लियर आपको दिख रहा है 60 का डिफरेंस है। अब प्रश्न यही कह रहा था कोई संख्या आपने 20% से, तो संख्या का 20% क्या है? 15 है और उस संख्या कितनी ज़्यादा है? 60 अधिक है। तो देखिए 15 से 75 जो है कितना ज़्यादा है? 60 अधिक है। बस चौथा ही वाला आपका ऑप्शन 75 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन मैंने आपको यहाँ एक-एक चीज़ समझाई हैं, वरना आपको क्या देखना था? आपको ये देखना था 60 अगर अधिक है, तो ज़ाहिर-सी बात है 45-55 तो खुद ही 60 से कम है, तो वो कहाँ से ज़्यादा हो जाएगा? तो दोनों ऑप्शन काट दीजिए, 65 या 75 में से कोई आंसर हो सकता था, तो 65 और 75 दोनों को चेक कर लीजिए, वैसे 65 भी काफ़ी नज़दीक है, तो आपको सबसे पहले 75 ही चेक करना था और यही आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ आ रही हो तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और लोग के साथ शेयर भी करते रहिएगा। और इन जो प्रश्न हैं इनसे एक ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर बेस्ड आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बाकी जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न आपका है संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या आपसे जो है यहाँ पर पूछी गई है। अब तो इस प्रश्न को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 3070 के सर्वाधिक निकट पूछा है, जो कि 17 से पूरी तरीके से कट जाए। तो आप अगर ये ऐसा कर लीजिए कि 3070 को जो है, वो डिवाइड कर दीजिए 17 से। तो 17 से डिवाइड करने पर जितना भी शेषफल बचेगा, उतना शेषफल जो है वो ये दर्शा देगा कि 3070 के आप 17 से जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना नज़दीक है और कौन-कौन सी संख्याएँ 17 के नज़दीक आ सकती हैं जो कि पूरी तरीके से विभाजित होंगी। तो 17 से अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका कितनी बार में जाएगा? ये 17 सबसे पहले 30 में ही ले जाएँगे तो 17 एकन्नम 17 ले जाइए। यहाँ शेष बचेगा आपका 13, यहाँ पर आप 7 उतार लीजिए और 0 भी चलिए उतार लीजिए। तो 17 के पहाड़े में 137 कितनी बार में जाता है? तो 136 आपका 8 बार में जाता है, 17 अट्ठे 136 तो आप इस टाइप से लिखिए और आपका कितना शेषफल बचेगा? 10 शेषफल बचेगा। अब इस बात को समझिए, प्रश्न ये कह रहा है मतलब ये जो निकल के आया है, ये इसका मतलब क्या निकला कि जो 10 शेषफल बचा है, यानी 3070 में से अगर आप 10 घटा दें, तो आपका कितना बचेगा? 3060 बचेगा। यानी 3060 ऐसी संख्या होगी, जिससे अगर आप 17 से काटेंगे, तो वो पूरी-पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 17 के पहाड़े में 3060 आता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा इस 10 शेषफल से। सेम चीज़ अगर आप और आगे 17 के बढ़ेंगे, यानी कि 3060 से अगली संख्या कौन-सी होगी जो 17 से पूरी तरीके से कटेगी? तो इसी में से 17 आप और जोड़ दीजिए। तो अगर आप इसमें 17 और जोड़ देंगे, तो आपका 7703 यानी 3077 हो जाएगा। यानी 3060 भी पूरी तरीके से कटेगी, 3077 भी। ऐसे आप निकाल सकते हैं कि 17 से पूरी तरीके से विभाजित होने वाली संख्या 3070 के सबसे नज़दीक कौन-सी है। अब 3070 के सबसे नज़दीक पूछी गई है, तो यहाँ पर देखिए 3060 भी ऑप्शन में है और 3077 भी है, जो कि पूरी-पूरी कटेगी। पर आपको 70 के सबसे नज़दीक देखना है, तो 70 के नज़दीक अगर आगे बढ़ेंगे, तो 7 ही बढ़ना पड़ेगा, अगर पीछे बढ़ेंगे तो 10 बढ़ना पड़ेगा। तो 3077 ऐसी संख्या है जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है, बस यही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर 3077 की जगह ऑप्शन में 3081 दे रखा होता या ऐसा होता कि 3077 के ही मल्टीप्लाइड में ही यानी 77 में 3077 में अगर आप 17 और जोड़ देते, तो वो भी संख्या आपकी कटती 17 से और वो अगर दे रखी होती 3094 करके, तब आपको चेक करना होता कि 3094 नज़दीक है या 3060 नज़दीक है, तब आप कहते 3060 नज़दीक है। तो ऐसे आप आसानी से नज़दीक वाली संख्या निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि परसेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न में जो वैल्यू दे रखी है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। कॉस्ट प्राइस बटे
सेलिंग प्राइस बराबर 5:4। अब यहाँ क्या कह रहा है, हानि परसेंट आप ना देखिए, आप खुद देखिए कि कॉस्ट प्राइस मतलब अगर कोई चीज़ आप ₹5 की खरीद रहे हैं और सेलिंग प्राइस मतलब ₹4 की बेच रहे हैं। ₹5 खरीद के और 4 में बेच रहे हैं तो ₹1 की हानि हो रही है। अगर प्रश्न में ना भी कह रहा होता हानि होगी या लाभ, तब भी आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ₹1 की हानि हो रही है, और हानि जो हो रही है या लाभ जो भी होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो बटे में कॉस्ट प्राइस कितनी है, आपकी 5 है, तो बटे में 5 और गुणे में जो है आपका 100। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 0 यानी 20% आपका यहाँ पर आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, यदि किसी घन का विकर्ण दे रखा है 8√3 सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना था। तो बस इस प्रश्न में आपको अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है भुजा √3 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे भुजा और √3, और यहाँ पर देखिए तो वैल्यू दे भी रखी है विकर्ण की 8√3। तो 8√3 जो है इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो आप कहेंगे भुजा √3 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ से √3 आप काट लीजिए, तो भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई आपकी वैल्यू किसकी, भुजा की। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रश्न में पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या सूत्र होता है, मैंने क्या कहा, इस प्रश्न में आपको केवल अगर सूत्र याद हैं तभी आप इसको कर पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि कई बार अगर आपको मैथ नहीं आती है तो जितने भी सूत्र हैं वो आपको रटे होने चाहिए। कई बार आप सूत्र से ही प्रश्नों को कर सकते हैं। तो प्रश्न का इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर या 6a स्क्वायर भी कहते हैं। अब यहाँ से हम 6 रखेंगे, भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली 8 है, तो 8 का स्क्वायर रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 64 गुणे 6 करेंगे तो आपका 384 आ जाएगा। देखिए लास्ट वाली संख्या को 6 4 जा करेंगे तो 24, तो हासिल जाएगा, 6 6 36 और 37 38 यानी 384 आपका इस टाइप से सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में यहाँ पर दे भी रखा है। अगला देखते हैं आपका। अगला कह रहा है कि वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास जो है वो क्या होगा। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए सूत्र त्रिज्यखंड वाला। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और बराबर किसके हो जाएगा, कह रहा है कितना क्षेत्रफल दे रखा है, 66/7, 66/7 के बराबर बटे में रख दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू प्रश्न में खुद कह रहा है 22/7 रख लीजिए, तो 22/7 रख लेते हैं, गुणे आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, तो आपको क्या आर की वैल्यू निकालनी कह रहा है ना, वृत्त का व्यास क्या होगा, आर स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। थीटा की वैल्यू 120 दे रखी है डिग्री में, और बटे में आपका साथ ही 22/7 वाला बटे में ही चला जाएगा, गुणे 360 के हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 12 तिया 36 होता है, तो 120 से काटेंगे तो 12 तिया आपका सीधे सीधे कट जाएगा। ये 360 जो है वो डिग्री में चाहे तो दर्शा सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट वैल्यू रख के भी दिखा सकते हैं। अब आप और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बराबर में जो वैल्यू दे रखी है इससे आप और काट सकते हैं। 65/7 था आपका, इस 7 से इस 7 को काट सकते हैं, क्योंकि जब तिर्यक गुणा होगा तो 7 ऊपर ही चला जाएगा, तो ऐसे भी काट सकते हैं। 3 से आप 66 को नहीं काटेंगे क्योंकि ये तिर्यक गुणा में है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 22 से 66 को काट सकते हैं, तो 2 1 जा करके भी काट सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 11 एक नम 11, 11 तिया 33 इस टाइप से। अब यहाँ पर बचा क्या, तो आर स्क्वायर जो है ये बराबर 3 गुणे 3 आपका बचा, ये वाला 3 और ये वाला 3। तो आपका क्या बचा, आर स्क्वायर की वैल्यू 3 गुणे 3, और स्क्वायर है इसलिए अगर आप इधर ले जाएंगे वर्गमूल करेंगे तो एक 3 आपका यहाँ से हट जाएगा, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगी। और वृत्त का व्यास प्रश्न में पूछा गया था, तो व्यास ही निकालिएगा, ये नहीं कि 3 सेंटीमीटर टिक करके भाग आए। प्रश्न में वृत्त का व्यास कह रहा था, तो व्यास आप जानते हैं त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो आपका जो 6 सेंटीमीटर है ये वाला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में व्यास पूछा गया था, त्रिज्या का जस्ट डबल हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव जो है वो पड़ेगा। तो इसको आप
तो आप इस प्रश्न को ऐसे कर सकते हैं कि एक बार आप क्या करिए, जो वर्ग का क्षेत्रफल है नॉर्मली जो विकर्ण के फॉर्म में होता है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उसमें आपकी वैल्यू विकर्ण का स्क्वायर या ए स्क्वायर बटे 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण को डबल कर दिया जाए, तो अगर हम वर्ण का जो विकर्ण होगा उसको क्या कर लें, डबल कर लें, यानी 2a हो जाएगा। तब आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, 2a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और बटे में आपका 2। तो देखिए कितना गुना हो रहा है, क्लियर दिख रहा है आपको, 4 गुना हो रहा है। 4 गुना आपका आंसर यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका, विनय एक घड़ी जो है रुपए 75 में बेचता है, जिससे उस घड़ी की लागत कीमत के बराबर परसेंट लाभ होता है, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन से इसको भी करेंगे। प्रश्न में विनय एक घड़ी 75 रुपए में, पहले प्रश्न को समझ लीजिए, 75 रुपए में बेच रहा है। आप खुद को विनय की जगह रखकर देख लीजिए कि कोई चीज आप जो है वो खरीदें, या घड़ी 1 रुपए है उसको आप क्या कर रहे हैं 75 रुपए में बेच रहे हैं। और उससे जिससे घड़ी, उसे घड़ी की जो लागत कीमत है, यानी आपने वो घड़ी क्या होगा, जितने में आप बेच रहे हैं उससे कम में ही खरीदी होगी, तभी तो आपको लाभ होगा। इस चीज को आपको दिमाग में क्लियर हो रहा है? कह रहा है जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर ही परसेंटेज में लाभ होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जितने में जो लागत है घड़ी की वही पूछा गया है, तो लागत मूल्य क्या होगा, इस 75 रुपए में जितने रुपए में आप बेच रहे हैं उससे लागत मूल्य कम होगी। पर 150 यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दे रखी है, तो ए वाला ऑप्शन, एक वाला तो कभी नहीं हो सकता। 75 से 175 बहुत ज़्यादा है, 2 वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, 60 या 50 में से कोई हो सकता है। तो अब प्रश्न में इस दूसरी लाइन की तरफ थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। कह रहा है जिससे उसे घड़ी की जो लागत कीमत है उसके बराबर परसेंटेज में लाभ हो रहा है। तो लागत अगर हम मान लें कि 60 रुपए है, तो 60 का ही 60%, क्योंकि जो लागत कीमत है 60 रुपए मान लिया हमने कि लागत मूल्य पूछी गई थी, उसी के बराबर परसेंटेज लाभ हो रहा है। यानी 60 का ही अगर हम 60% निकाल लें, इसी के बराबर में ही परसेंटेज है, तो क्या ये 75 के इसके मतलब जितना भी निकल कर आएगा उस 60 में जोड़ने पर 75 के बराबर होगा? अगर होगा तो आंसर होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। तो 60 का 60% अगर निकालेंगे तो आपका आएगा 36। अब इस 60 में अगर आप 36 जोड़िए तो क्या ये 75 आएगा? नहीं, 70 80 90 तो 96 पहुंच जाएगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन भी आपका यहाँ से जो है वो कट जाएगा। सेम चीज आप क्या करिए, चौथे ऑप्शन में भी चेक कर लीजिए, 50 का 50 ही परसेंट, क्योंकि जितनी उसकी लागत मूल्य थी उतना ही उसे परसेंटेज में प्रॉफिट हो रहा है, ये हमारी सेकंड लाइन कह रही है। तो हम 50 का 50% निकाल लेते हैं। तो 50 का 50% आप जानते हैं 25 होता है, उसका आधा होता है, तो 25 निकल कर आया। अब इस 50 में अगर 25 जोड़ेंगे तो 75 आपका आ जाएगा, यानी वो आपका जो घड़ी थी उसकी लागत मूल्य आपकी 50 रुपए आ जाएगी। चौथा वाला आंसर यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो यदि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो वे दोनों वृत्त होंगे अंतःस्पर्शी, बाह्यस्पर्शी, प्रतिच्छेदित करेंगे या फिर अनावृत करेंगे। तो इस प्रश्न को दो तरीके से आप कर सकते हैं। एक ये कर सकते हैं, दो वृत्त जो है आप ऐसे बाहर बना सकते हैं और उनके बीच के जो केंद्र हैं उसकी दूरी जो है आप को प्रश्न में कह रहा है उनकी त्रिज्याओं के योग से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो त्रिज्या भी आपकी यहीं तक आएगी, ये वाली त्रिज्या भी यही आएगी और उनके योग से कम होनी चाहिए, किसके, इनके केंद्रों के बीच की दूरी। तो ऐसी स्थिति तो आपकी दोनों में बराबर हो जाएगी। तो अगर आप एक जो वृत्त है उसको थोड़ा सा बड़ा बना लें, तब आप देखेंगे क्या होगा, तब आप थोड़ा-सा और इसे बढ़ाएँगे आगे, तो यहाँ पर आपका कहीं आएगा सेंटर और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोनों वृत्त के बीच के जो केंद्र हैं, उनके बीच की जो दूरी होगी, वो यहीं तक जाएगी और उनकी जो त्रिज्या होगी, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी और इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक होगी। तो इनका भी योग करेंगे, तो कह रहा है उससे कम हो, तो ये भी स्थिति ठीक नहीं बन रही है। तो आप इसको ऐसे ना बना करके आप क्या करेंगे, इसमें वृत्त के अंदर बनाएँगे। देखिए इसको चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। एक वृत्त हम कुछ इस टाइप से बनाएँगे और इस वृत्त के अंदर अगर आप वृत्त बनाएँगे इस टाइप से, तब आप देखिए क्या होगा कि 2 वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी, तो इस जो पीला वाला वृत्त देख रहे हैं इसका सेंटर कुछ यहाँ पर आएगा और ये जो नीला वाला देख रहे हैं इसका सेंटर कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इनके जो बीच वृत्त के केंद्र हैं, उनके बीच की दूरी आप देखिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की होगी और ये मान लीजिए कितनी होगी, मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इनकी जो त्रिज्या का योग है, अब इनकी जो त्रिज्या है तो बड़ा वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या ये पूरी यहाँ से यहाँ तक होगी और छोटा वाला जो है उसकी तो ये वाली होगी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं,
वैसे इधर साइड दर्शा देते हैं तो छोटे वाले की इधर होगा। अब इस वाले छोटे वाले को और बड़े वाले को अगर आप जोड़ेंगे, क्योंकि इनके योग से जो है कम होना चाहिए दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, तो दोनों वृत्तों का केंद्र के बीच की दूरी आप देख रहे हैं, क्लियर आपको दिख रहा है कि काफी कम है। अगर इन दोनों का हम टोटल भी कर दें या अकेले ही पीला वाला जो वृत्त है उसको ले लें, तो आपकी ये जो शर्त दे रखी है वो यहाँ पर फुलफिल्ड होगी कि दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है वो उनकी त्रिज्याओं के योग से कम है। तो अब ये दोनों वृत्त पूछा गया कैसे होंगे, तो प्रतिच्छेदित वाला तो हमने अभी एक आपको करके दिखाया था, वो आपका कट जाएगा। बाह्य स्पर्शी तो कर नहीं रहे, बाहर से करता तो कुछ इस टाइप से बनता, तो आपका ये भी कट जाएगा। अनावृत्त भी नहीं करेंगे, अंतः स्पर्शी होंगे, अंदर स्पर्श कर रहे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका ये स्थिति बन सकती है, ये आपका जो है वो सही होना चाहिए। बाकी प्रतिच्छेदन करके जो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने बताया उससे भी बना सकते हैं, और वो उतना मुझे क्लियर नहीं लगा जब आप उसे चित्र बना करके देखेंगे, तो इसलिए हम फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंक विन्यास 1, 5, 2, 10 डैश 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 15, 4, 20 में विलुप्त संख्या कौन सी आएगी, तो यहाँ पर आप देखिए किस टाइप से यहाँ पर क्रम चल रहा है। तो ये 1 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और इस टाइप से एक एक क्रम में देखेंगे तो 5, 10 दे रखा है, यहाँ 15, यहाँ पर 20। एक का स्क्वायर करिए तो एक ही होता है, एक का स्क्वायर। एक का दुगना करेंगे तो 2 आएगा, 2 का दुगना करेंगे तो 4 आएगा, पर अगली संख्या यहाँ पर देखिए तो 4 ही आ रही है। तो फिर अगर आप सीरियल क्रम से चलाएँगे तो आपका ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद आपका 2 आता है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। उस क्रम से आपको कुछ भी नहीं करना है, 3 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से देखिए डबल सीरीज़ के आधार पर यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 आएगा। ऐसे 5 का दुगना 10, फिर 15, फिर उसका दुगना नहीं मतलब 5-5 बढ़ रहा है, 5 के पाड़े में 5 10, फिर 15, यहाँ पर 20। यानी डबल सीरीज़ वाला ये आपका क्वेश्चन है। रीज़निंग के भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। यदि ए और बी अगला प्रश्न है, घन पूर्णांक संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 प्राप्त होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से अगर आप भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। इस प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर आप देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ए और बी कोई धन पूर्णांक संख्याएं हैं, तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं और धन लेना है, घन लेना है, मतलब उसका इतना आप ध्यान ना दीजिए। ये देखिए 6 से विभाजित करने पर शेषफल 4 और 5 बच रहा है। अब आप सबसे छोटी से छोटी ऐसी संख्या लीजिए ए की जगह, जहां अगर अगर 6 से आप डिवाइड करें तो 4 बचे, तो आप क्या कर लीजिए 10 ले लीजिए, क्योंकि 6 जो है एक बार में जाएगा तो 6 का नम 6 होता है, और 10 अगर यहाँ पर होता है ए की जगह, तभी तो आप अगर 6 से डिवाइड करते तो 4 आपका शेषफल बचता। तो हमने क्या किया, उतना ही एक्स्ट्रा ले लिया, तो यहाँ 10 हो जाएगा। ऐसे 5 के लिए हम क्या ले लेंगे बी की जगह, तो बी का मान हमारा क्या हो सकता है, 6, 5, 11 होता है, यानी कि 11 हो सकता है। अब आप देखिए अगर 6 से विभाजित करेंगे इस 10 को, जिसको हमने ए माना है, तो आपका कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ पर जो इसको हमने 11 माना है, उसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपका 5 शेष बचेगा। तो ए और बी को हमने इस टाइप से 10, 11 अपने मन से मान लिया। अब प्रश्न ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को 6 से अगर बाद विभाजित करें तो शेषफल क्या आएगा। ए स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर, और प्लस 10 का स्क्वायर होगा 100, और 11 का स्क्वायर होगा 121। इन दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 221, और इसी को कह रहा है 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, जितना शेषफल बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 6 से अगर आप इसे काटेंगे तो 6 तियां 18 होता है, और शेषफल कितना बचेगा, तो 4 बचेगा, और यहाँ से 41, 6 छंग 36 होता है, तो यहाँ 36 आएगा, बचेगा शेषफल 5, और 5 आपका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला दे रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो है आसान सा। कई बार प्रश्न में हम बहुत ज़्यादा सोचने से अच्छा है जो चीज़ें दे रखी हैं, उसी में ही अज़्यूम करके भी कर सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। यहाँ पर आपका वर्ग की बात कर रही है, आप जानते हैं वर्ग में इस टाइप से बनता है, तो भुजा गुणे भुजा होता है, यानी कि जो 10% की वृद्धि होगी वो इस तरीके से भी होगी, इस तरीके से भी होगी, और जब भी 2% की बात हो रही है बस x प्लस वाई अपॉन 100 लगा दीजिए। बहुत तरीके के प्रश्न इस सूत्र से आप कर सकते हैं। तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणे 10 बटे में 100, और 10 गुणे यहाँ पर 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो इस टाइप से काट सकते हैं, तो एक बचेगा यहाँ पर, प्लस एक, 20 प्लस एक होता है 21%। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर लिखा होता है कि 10% की वृद्धि कर दी जाती है लंबाई में, और 10% जो है कमी कर दी जाती है चौड़ाई में, तो एक x की जगह हम 10 की जो वैल्यू रखते हैं वो प्लस में रखते हैं, और जिसमें कमी की जा रही है उसकी जगह माइनस रखते हैं। यानी प्रश्न कैसे भी हो, बस आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज करके इसे कर सकते हैं। अगला देखते हैं, मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र और 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल 15 है, तब मोहन की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है। तो
बताइए कैसे करेंगे? आप ऑप्शन से कर सकते हैं, जो चीज़ कह रही है बस वही प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते रहिए। मोहन की वर्तमान आयु पूछी गई तो मान लेते हैं 4 है। अब अगर मोहन की 5 वर्ष पूर्व की बात की गई तो अगर वर्तमान में ही 4 है, 5 साल पहले जाएँगे तो आप जन्म से भी पहले चले जाएँगे, माइनस में चले जाएँगे, तो आप 4 वाले ऑप्शन को बिल्कुल ही काट दीजिए। 5 वाले को अगर चेक करेंगे, वैसे माइनस में रख के चेक कर सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है। 5 में अगर रख के चेक करेंगे तो अगर वर्तमान आयु मोहन की हमने 5 मान ली, तो 5 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ होगा, यानी वो तो शून्य हो जाएगा और शून्य से अगर किसी को भी गुणा करेंगे तो कोई फायदा नहीं है आपको सेकंड ऑप्शन भी चेक करने की। 7 और 6 को आप चेक कर लीजिए। 7 में अगर आप जाएँगे 5 वर्ष पहले तो 2 वर्ष पे आएँगे और कह रहा है 9 वर्ष बाद उम्र का गुणनफल अगर 7 से 9 आप और जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो 9 7 आपका 16 आएगा और 16 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो ये तो आपका गुणनफल 15 नहीं है तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। 6 को अगर आप चेक करेंगे तो मान लें अगर मोहन की वर्तमान आयु 6 है और प्रश्न में कह रहा है मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र कितनी होगी? तो अगर अभी 6 है तो 5 वर्ष पहले वो 1 साल का रहा होगा। 9 वर्ष बाद उम्र का कितनी होगी? तो 6 में अगर 9 वर्ष आप जोड़ेंगे तो कितनी आएगा? 6 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 15 आएगा और यही कह रहा है प्रश्न में कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो 15 के बराबर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल 15 के बराबर है। तो बस आंसर आपका 6 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है 0.0032 की पावर 0.6 इसका मान क्या होगा? तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.00032 की पावर में आपका 0.6 दे रखा है। अगर आप देखिए तो ये जो 32 है इसके आगे जितने भी दशमलव के बाद लगे हुए हैं तो ये 2 के घातांक में आप इसे बदल सकते हैं। तो 32 कितनी पावर में होता है? तो 2 टू ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32 इस टाइप से आपका होता है। तो 2 की घात 5 होता है आपका। तो दशमलव में अगर आप 2 की घात 5 करें तो हम इतनी वैल्यू को जो है ये लिख सकते हैं। घातांक को अभी हम अलग से लिखेंगे, तो इस टाइप से आप लिखेंगे और टोटल की जो पावर है वो आपको 0.6 दे रखी है। अब 0.6 को अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो दशमलव घटाएँगे, बटे में आप 0 बढ़ाएँगे, ये आपका घातांक में ही चलेगा। अब बचा क्या? 6/10 बचा। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 से काट सकते हैं। 2 3 जा 6 होता है और 2 पंचे 10 होता है, तो घातांक में 3/5 बचेगा। तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 0.2 को ऐसे रखिए और टोटल की घात में जो 5 था ये बाहर से मल्टीप्लाइड कर दीजिए। तो 5 ब्रैकेट खोलने के बाद गुणे और 3 बटे जो है वो 5। इस 5 से इस 5 को काट सकते हैं। तो बचा क्या? 0.2 की पावर 3 जो है वो आपका बचा और इसको अगर आप 3 बार गुणा करेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 तो आपका आंसर यहाँ पर 0.008 जो है वो आ जाएगा, जो कि सेकंड वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि संख्याओं 5 गुणे 9 327 और 2y8 का योग 1114 हो तब x का महत्तम संभव मान क्या होगा? तो आपको ऐसे लिख लेना है यहाँ पर। तो 5 x 9 3 2 7 2 y और 8 और इनका योग कितना दे रखा है? 1114 दे रखा है। तो आप जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा। 9 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 16 आएगा और 16 में 8 और जोड़ेंगे तो आपका 24 आएगा। तो यहाँ पर आपका तो 4 आएगा, ये कन्फर्म है क्योंकि आपको 1114 ऑलरेडी प्रश्न में कह रहा है कि ये दिया हुआ है। लास्ट वाला देखिए डिजिट आपका 4 मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। ऊपर हासिल कितना गया आपका? 2 गया। अब 2 यहाँ पर दे रखा है, 2 वहाँ दे रखा है तो 2 2 4 हो जाएगा, ये आपको कन्फर्म है। पर आपको लाना यहाँ पर क्या है? लाना आपको 1 है। 4 अभी टोटल हुआ है और लाना 1 है, 1 लाने के लिए आप इसमें कितना जोड़ दें ताकि आपका 1 आ जाए। तो आप इस स्थिति में ला सकते हैं कि आप यहाँ पर 11 कर दें ताकि आपको यहाँ पर 1 प्राप्त हो या 21 कर दें। तो आप कुछ ना करिए, 11 में से इस 4 को जो है वो डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना आपका आएगा? 7 आएगा। यानी कहने का मतलब है कि x और y इन दोनों का जो टोटल होगा वो आपके जो है वो इस 7 के बराबर होगा। 7 आपका यहाँ पर दे भी रखा है और हमको प्रश्न में केवल कह रहा है तब x का महत्तम संभव मान जो है वो बताना है। तो हम अगर एक y की वैल्यू की जगह अगर 0 भी रख देंगे तब भी x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम यहाँ 7 रख सकते हैं। तो बस यही आपसे पूछा गया था महत्तम संभव मान, तो 7 ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप 7 यहाँ रख लेंगे x और y की जगह, यानी कहने का मतलब वही है कि मैक्सिमम पूछा गया था तो आप अगर एक मैक्सिमम को x की जगह 7 भी रख लेंगे, दूसरा 0 भी रख देंगे, तब भी 7 4 आप करेंगे तो
यहाँ पर आपका एक आज जो आपको प्राप्त करना है 114 की तरीके से, तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो 7 यहाँ से आंसर आपको मिल जाएगा। अगला है परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या जो है वो कौन-सी होगी? और आपको कुछ यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं दे रखी है, क्योंकि जो -3/-8 दे रखा है, इसमें दोनों में ही माइनस दे दिया इन्होंने। तो माइनस से माइनस अगर आप काट देंगे तो 3/8 जो प्राप्त हो जाएगा, ये आपको प्लस में प्राप्त हो जाएगी, और प्लस की संख्या ज़ाहिर-सी बात है बड़ी होगी माइनस की संख्या से, क्योंकि यहाँ पर 0/-5 दे रखा है। तो बस आपका आंसर यहाँ पर सेकंड वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल 336 दे रखा है। उनके बीच का डिफरेंस भी आपको 10 दे रखा है, तो संख्याएँ जो है वो कौन-सी होंगी? इस टाइप के प्रश्न आपसे ज़रूर पूछे जाते हैं, ज़रूर अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है, उनके बीच का अंतर अगर 10 है, तो संख्या कौन-सी होगी? आपको पता है फ़ॉर्मूला, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि लासा गुणे मासा बराबर आपका क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप कहेंगे बिल्कुल होता है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, वो संख्याएँ कौन-सी होंगी? तो मान लेते हैं हम 10 और 20 वो संख्याएँ हैं, हमें नहीं पता कौन-सी हैं। और लासा-मासा का गुणनफल तो आपको 336 दे ही रखा है। तो क्या ये 10 गुणे 20 रखने पर ये आपका 336 के बराबर होगा? नहीं हो रहा है, क्योंकि 20 को 10 से गुणा करेंगे 200 होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ से आपका कट जाएगा। अब यहाँ पर 14 और 24 रख के देख लीजिए, तो 14 और 24 अगर गुणा करेंगे तो 336 के बराबर होगा, तो बिल्कुल आपका दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। देखिए कितनी आसानी से हमने ऑप्शन से इसको कर लिया। बाकी अगर इसे आप x मान के करते, तो यहाँ पर एक x मानते, फिर x के फॉर्म में दूसरी संख्या मानते, उससे बहुत लंबा होता। समय आपको बचाना है, तो बस 14 और 24 जो है, यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। 24 गुणे 34 करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, 816 के आस-पास, तो वो भी नहीं होगा। तो और बाकी सभी ऑप्शन यहाँ से कट जाएँगे। देखिए प्रश्न का जो दूसरा कह रहा था इनके बीच का अंतर 10 है, ये भी आप शर्त यहाँ रख कर देख लीजिए। 24 और 14 का अंतर 10 है, तो ये भी आपकी शर्त जो है वो फुलफिल्ड हो रही है, ये भी आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में भी आ रही होंगी। अगला प्रश्न है 4 की घात 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 4 की घात 64 और 4 की घात 65 में किस संख्या से भाज्य होगा? इसको आप करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर जो भी चीज़ कॉमन आ रही है वो निकाल लीजिए, अंदर जितनी वैल्यू बचेगी वो आप देख लीजिए कि किस संख्या से विभाजित होगी, और इन विभाज्यता का नियम तो आप जानते ही हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं। तो 4 की घात जो 61 है, अगर वो हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ तो 1 केवल बचेगा, 4 की घात 62 है, तो वहाँ पर केवल 4 बचेगा, और 4 की घात चाहें तो 1 करके भी लिख सकते हैं या केवल 4 लिख सकते हैं, प्लस 4 की घात 63 है, तो 4 की घात 2 बचेगा, और इसी प्रकार आगे 4 की घात 3, और इसी प्रकार आपकी 4 की घात 4 बचेगा। अब आप इसे सॉल्व आगे करेंगे तो सभी को आप सॉल्व कर लीजिए। 1 4 की घात 1 है तो 4 ही बचेगा, इसी प्रकार 4 की घात 2 है तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 की घात 3 है तो 64 हो जाएगा, और 4 की घात 4 है तो 256 हो जाएगा। स्क्वायर क्यूब आपको याद होंगे तो प्रश्न में आपका समय ज़रूर बचेगा। अब 4 की घात 61 को ऐसे रहने दीजिए, अंदर की जो वैल्यू है अगर आप सबको जोड़ लेंगे तो आपकी कितनी आएगी? 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, 341 आएगी। मैंने क्या कहा? अंदर की जो वैल्यू आएगी इसी में ही विभाज्यता का नियम आपको देखना है कि किससे जो है ये विभाजित हो रही है। तो आपको क्लियर दिख रहा है 11 से विभाजित हो रही है। 11 तियां 33 होता है, और 1 अगर इधर जाएगा 11 का नम 11 होता है, तो 31 बार में 11 से कट रहा है। बस सेकंड वाला ऑप्शन ही यहाँ पर सही हो जाएगा। ये संख्या 11 से विभाजित होगी। अगला देखते हैं, 3:57 पीएम से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था? इस टाइप के कभी भी आपको प्रश्न करने हैं, तो आप जो वैल्यू होती है उसको घंटे के हिसाब से, जैसे आप कहते हैं ना 12 के बाद 1 बजते हैं, तो 1 नहीं, 12 के बाद 13 बजाइए, 14 बजाइए, तो 3:57 दे रखा है, तो 3:57 का मतलब है 15 बज कर के 57 मिनट हो जाएगा। 12 के बाद 13, 14, 15 बजता है, तो 1, 2, 3 को आप 15:57 लिख सकते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं बहुत लोग घड़ी में 15:57 करके भी जो मोबाइल वगैरह में समय है वो रखते हैं। अब इसमें से 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय, तो 5 रखिए और 58 मिनट रखिए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जब आप इसे घटाएँगे तो 57 बड़ा है, मतलब 57 छोटा संख्या है और 58 बड़ी संख्या है, तो घटाएँगे आपको मान माइनस में प्राप्त होगा। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न से बचने के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो 15 घंटे का समय दे रखा है, इसको आप जानते हैं 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इसमें से 1 घंटा हम इससे उधार ले लेते हैं इस 57 मिनट के लिए। तो अब उधार अगर आप लेंगे, तो यहाँ पर 14 घंटे बचेंगे और 60 मिनट हमने उधार लिए हैं, तो इसी 57 में 60 मिनट हम जोड़ देंगे। तो 57 में अगर 60 मिनट जोड़ेंगे तो अब आपका जोड़कर ये कितना हो जाएगा? तो 117 आपका जो है मिनट में हो जाएगा। यानी 14 घंटे 14 बजकर 117 मिनट ऐसे करके समझ लीजिए,
और उसमें से 5 घंटे 58 मिनट पहले का समय। अब घटाएँगे इसको, तो 7 में से 8 घटाएँगे तो आपका हासिल लेंगे, या सीधे-सीधे आप 117 में से 58 घटाएँगे तो आपका 59 बचेगा, तो 59 आपका मिनट में हो जाएगा। यहाँ पर 14 है, 14 में से अगर आप 5 घटाएँगे तो 9 बचेगा, 9 बज के 59 आपका समय होगा। प्रश्न में देखिए 9:59 एएम भी दे रखा है, पीएम भी दे रखा है। समय की बात हो रही है पीएम की। अगर दोपहर के 3:57 हुआ है और उससे 5 घंटे आप पीछे जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है आप दोपहर के 12 बजे से पहले चले जाएँगे, और जब 12 बजे से पहले का जो समय होता है वो एएम में लग जाता है, यानी सुबह का 9:59 एएम जो है, ये आपका आंसर सेकंड वाला यहाँ से निकल के आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए पाएँ जो चित्र है उसमें एक परिवार विभिन्न मदों में महीने के खर्च का विवरण दे रखा है। यदि परिवार की कुल आय 35,000 दे रखी है तो ईंधन और भोजन पर कुल कितना खर्च होगा? ईंधन पर खर्च हो कितना रहा है? तो 10% हो रहा है। भोजन पर खर्च कुल कितना हो रहा है? 48% हो रहा है, और इन्हीं पर कुल खर्च पूछ लिया गया है। तो आप कुछ ना करिए, जो 48 और 10 है इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 58% होगा। टोटल 58% इस 35,000 पर खर्च हो रहा है, तो 35,000 का आप 58% निकाल लीजिए, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों जीरो काट देंगे, 350 को 58 से गुणा करेंगे तो 20,300 आपको आंसर यहाँ से प्राप्त जो है वो हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला है, यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार का है, अधिवर्ष है, आज से 3 वर्ष पश्चात सप्ताह का कौन-सा दिन होगा? 1 दिन आपका साल में बढ़ जाता है, तो बस आपको यहाँ से बुधवार से 3 दिन बढ़ा देना है, क्योंकि 3 वर्ष की बात की जा रही है। तो बुध से आप बृहस्पति, शुक्र, शनि बढ़ेंगे तो शनिवार आपका यहाँ से आंसर निकल कर के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हम लास्ट वाला प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये वाला लास्ट प्रश्न होगा, और ये वाला हम आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं। कि दिए गए न्यून कोण के पूरक और समपूरक कोण का अंतर क्या होगा? अब न्यून कोण जो है 0 से अधिक होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। और संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण में आपके 2 कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे देख सकते हैं, 90 और 180 के बीच का डिफरेंस 90 आ रहा है, तो 90 ऐसे भी आंसर होगा। या आप इसको x मान के भी कर सकते हैं। तो कोण को अगर आप x मान लें, तो आपका पूरक कोण का मान क्या हो जाएगा? तो पूरक आपका हो जाएगा 90 माइनस x, संपूरक आपका क्या हो जाएगा? 180 माइनस x, और इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा गया है, तो 180 माइनस x में से आप कितना घटा दें? 90 माइनस x को घटा दें, तो आपका x ब्रैकेट खुलेगा, तो यहाँ पर 180 माइनस x, और यहाँ पर माइनस 90, और ये वाला जो है वो प्लस में x, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो चिन्ह होंगे वो बदल जाएँगे, तो ये x से ये x कट जाएगा। 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा, तो 90 ही आपका डिग्री आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। लास्ट वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और सभी हमने 29 प्रश्न करा दिए हैं। 30 वाला हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, पर उस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, यदि थोड़ी भी चीज़ें आपको समझ आई हैं, थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हों तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये है आपका प्रश्न, जिसको आपको सॉल्व करना है खुद से, और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताना है। साथ ही साथ अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि यदि ये 30 प्रश्न आप पेपर में सॉल्व करते, तो इनमें से कितने प्रश्न आप जो है वो सही कर पाते। तो अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये तो पेपर कैंसल हो गया। अगर अच्छे नंबर आपके आ रहे थे तो फिर तो यहाँ पर दुःख की बात है, अगर नहीं अच्छे आ रहे थे तो आपको एक और मौका जो है वो मिल रहा है। जब दोबारा से परीक्षा होगी तो अपने जो मैथ का पोर्शन है, जिस-जिस पोर्शन से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे आप अच्छा कर लीजिएगा, ताकि पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।